हमारे देश का चुनाव आयुक्त क्या भाजपा का नौकर बन गया या फिर देश का संविधान खतरे में? इसको लेकर अब आवाजें उठने लगी। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त का काम निष्पक्ष चुनाव कराना, व्यवस्थाओं को ठीक रखना, सभी दलों की सुनना, जिससे देश तो कम से कम सुरक्षित रहे, आज उसी चुनाव आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोलियों पे। संविधान में सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी एक केंद्र राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं जमा सकता, यानी संविधान पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। उन्होंने समझाया कि संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का वितरण करता है ताकि शासन में संतुलन, जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा सके। केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में टकराव देश के लिए अच्छा नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने आग्रह किया कि इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में टकराव बढ़ना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे शासन के संवैधानिक स्वरूप को ठेस पहुंचती है, जिससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि देश की ताकत संवैधानिक बुनियाद और सिद्धांतों पर टिकी है। एक परिपक्व संघ को विरोधी बनकर तुरंत अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे बातचीत, मोलभाव और मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर देते हैं तो यह उनकी ताकत नहीं बल्कि सरकारी संवाद के कमजोर होने के को दर्शाता है। सीमा विवाद या जल बंटवारा जैसे मुद्दे इतने जटिल, संवेदनशील और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं कि उन्हें केवल अदालतों में विरोधी मुकदमे के जरिए हल नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। संविधान किसी एक संस्था पर ही पूरा भरोसा नहीं करता। जस्टिस नागरत्ना ने आगे इस बात पर भी बात की कि संविधान किसी एक संस्था पर, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, ही पूरा भरोसा नहीं करता। इसके बजाय यह एक ऐसी व्यवस्था पर निर्भर करता है जिसमें हर संस्था दूसरी संस्थाओं पर अंकुश रखती है। बदले में शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के तहत वे संस्थाएं हम पर भी अंकुश रखती हैं। उदाहरण के लिए संसद की शक्ति असीमित नहीं, यह अनुच्छेद 13 के तहत कुछ ठोस सीमाओं के अधीन है। यह अनुच्छेद उन कानूनों को
असमान कर देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह अनुच्छेद 245 और 246 के तहत शक्तियों के संघी बंटवारे से उत्पन्न होने वाली संरचनात्मक सीमाओं के अधीन है। साथ ही 7वीं अनुसूची में भी दी गई 3 सूचियों में शामिल विषयों के भी अधीन है। और अंत में यह अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के भी अधीन है। इसी तरह कार्यपालिका को सवालों, सार्थक बहसों, प्रस्तावों और यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव की संभावना के जरिए विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। कार्यपालिका के काम में भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक शक्ति भी अपनी सीमाएं होती हैं। न्यायिक शक्तियां संविधान के दायरे में ही काम करती हैं। अदालत संविधान से बाहर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करती हैं। इसके अलावा संसद संबोधन करके न्यायिक फैसलों को बदल सकती है। आखिर में न्यायिक अधिकार अपने आप लागू नहीं होते हैं। उनका अधिकार अंततः कार्यपालिका के पालन पर ही निर्भर करता है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे यह भी कहा, इस क्षेत्रीय व्यवस्था का नतीजा हमेशा कार्यकुशलता ही नहीं बल्कि कभी कभी टकराव होता है। इसे अनियंत्रित और अशांति की फैसले जल्दबाजी में या बहुमत के हाथों में शक्ति जमावड़े से ना लिया जाए। भारतीय संविधान भले ही शक्तियों के कठोर बंटवारा को ना अपनाता हो, फिर भी इस ढांचागत समझ को दर्शाता है। जो शक्ति के बिना रोक टोक आगे बढ़ती है वह तेजी से बढ़ती है। जीत शक्तियों को जवाब देना होता है, सफाई देनी होती है और अपना बचाव करना होता है। यह धीरे चलती है लेकिन ज्यादा सावधानी से चलती है और यह धीमी गति कोई कमी नहीं, एक सुरक्षा कवच है। शक्तियों के संवैधानिक बंटवारे पर भी जस्टिस ने कहा, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि ढांचागत सुरक्षा उपाय के बिना संविधान में वह जोखिम करा रहा है जिसे जैसे मेडिसन ने मशहूर तौर पर केवल कागजी गारंटी कहा था, यानी ऐसे वादे जो कागज पर लिखे तो होते हैं लेकिन संगठन द्वारा समर्पित नहीं होते। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था का असली समाधान केवल उन अधिकारों में नहीं होता जिनकी वह घोषणा करता है, बल्कि इस बात में होता है कि वह शक्ति था अधिकार को कैसे बांटता है और सीमित करता है, अनुशासित करता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमारा संवैधानिक इतिहास इस बात का क्या संविधान की शक्तियों की कोई आंतरिक सीमा है? शंकर प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह 1965 के मामलों से शुरू हुआ। दोनों फैसलों में संसद की संबोधन शक्ति को प्रभावी रूप से पूर्ण माना गया। उन्होंने कहा कि इन फैसले के भीतर भी संदेह उभरने लगे थे।
उन्होंने कहा कि यह एक ढांचा अंतर्गत था कि संवैधानिक डिजाइन के भीतर ही कुछ सीमाएं होनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि इसी के चलते गोलकनाथ 1967 फैसला आया, जिसमें संबोधन शक्ति पर सीमाएं लगाने का पहला निर्णायक प्रयास किया गया, लेकिन संसद की प्रतिक्रिया तेज थी और उन्होंने 24वीं संशोधन लाकर अनुच्छेद 13 में संशोधन किया, जिससे कहा गया कि अनुच्छेद 3 से 68 के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होता है। इसके जवाब में केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लाइन प्रतिपादित किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा, इसके बजाय इसमें एक संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि उसकी मूल संरचना ही नष्ट हो जाए। यही मूल संरचना सिद्धांत का सार है। मूल संरचना अधिकार का सिद्धांत नहीं बल्कि संरचना का सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करता है कि असंवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी सत्ता, जिसे संसद भी शामिल है, इस व्यवस्था को इस प्रकार पुनः गठित नहीं कर सकती, उसकी अपनी सीमाएं भी समाप्त हो जाए। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एहसान उद्दीन अमीनुल्लाह, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संग्राम कुमार साहू, CNU के कुलपति और कुलपति फैनान मुसफ्फा भी शामिल थे। दोस्तों, उन्होंने कुछ बातों में हिंदुस्तान की पूरी कहानी लिख दी कि किस तरह से देश में संविधान सुरक्षित हो सकता है, और संविधान किसी एक की बनाई हुई किताब नहीं है। संविधान से छेड़छाड़ करने का मतलब है देश से छेड़छाड़। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त